हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ 2-3 क्वेश्चन अलग अलग टॉपिक से। उसमें से पहला क्वेश्चन है डिफरेंशियल इक्वेशन से। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। डिफरेंशियल इक्वेशन डी वाई बाई डी एक्स प्लस साइन स्क्वायर वाई इक्वल टू 0 का हल है। 4 ऑप्शन है आपके पास। इस क्वेश्चन को देखते ही आपको ये लगेगा कि कुछ लोगों को कि ये वेरिएबल सेपरेबल से हो सकता है, वो भी सही है। कुछ लोगों को लगेगा कि ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से सॉल्व हो सकता है। तो दोनों ही मेथड से सॉल्व होगा। आपको जो लगे उससे आप आगे बढ़ सकते हैं। तो मैं पहले वेरिएबल सेपरेबल से इसको सॉल्व कर रहा हूँ, क्योंकि वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के कंपेरेबल में काफ़ी आसान है। तो देखते हैं, डी वाई बाई डी ऑफ एक्स प्लस साइन स्क्वायर वाई इक्वल टू 0। वेरिएबल सेपरेबल में कॉन्सेप्ट ये होता है कि x और dx के टर्म को हम एक साइड कलेक्ट करते हैं और y और dy के साइड को दूसरे साइड कलेक्ट करते हैं। तो सेम चीज हम करते हैं। यहाँ पे dy बाई dx है और साइन स्क्वायर y है। साइन स्क्वायर y को हम उस साइड ले जाते हैं। dy बाई dx इक्वल टू माइनस साइन स्क्वायर y वाले टर्म्स को हमको यहाँ लाना है और dx वाले टर्म को हमको वहाँ ले जाना है। तो ये हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर वाई नीचे आएगा, तो माइनस साइन स्क्वायर वाई को हम लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर वाई डी ऑफ वाई इक्वल टू डी एक्स। साइन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर वाई नीचे आया। साइन स्क्वायर का रेसिप्रोकल होता है कोसेक स्क्वायर वाई, तो कोसेक स्क्वायर वाई ये हो गया। अब हम इंटीग्रेट कर देंगे। मैं यहाँ से डायरेक्ट कर देता हूँ इंटीग्रेशन। तो कोसेक स्क्वायर वाई का डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है कॉट ऑफ वाई और यहाँ पे डी एक्स का इंटीग्रेशन होता है x। अब एक हम इंटीग्रेशन कांस्टेंट लगाते हैं, वो फ्री होता है कि आप किसी भी साइड में लगा सकते हैं इंटीग्रेशन कांस्टेंट को। तो यहाँ हम ऑप्शन चेक करेंगे इतना रुकने के बाद कि क्या ये सेम ऑप्शन, एक साइड में x पॉजिटिव दूसरे साइड में कॉट y पॉजिटिव, कौन से ऑप्शन में है। तो हम देखते हैं कि ऐसा ऑप्शन केवल एक ही है, x एक साइड में कॉट y दूसरे साइड में। तो हम इस साइड इंटीग्रेशन कांस्टेंट ले सकते हैं और ये हमारा आंसर हो गया सी। ये वाला ऑप्शन गलत है। यहाँ पे y इंडिविजुअल नहीं है, कॉट y इंडिविजुअल है और ये दोनों ऑप्शन तो ऐसे भी नहीं है। तो ये हो गया मेथड 1। अब मेथड 2 हम इसको देखते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से। तो हमारा जो क्वेश्चन है उसको लिख लेते हैं पहले। डी वाई बाई डी एक्स प्लस साइन स्क्वायर वाई इक्वल टू 0। अब यहाँ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का जो पैटर्न होता है हमको पता है। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी ऑफ वाई इक्वल टू क्यू, जहाँ पी और क्यू एक्स के फंक्शन होते हैं। इसका और एक दूसरा फॉर्म होता है, यहाँ पे हमारा जो वाई है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है और एक्स जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो हमको दोनों फॉर्मेट का आइडिया होना चाहिए कि इसको हम रिवर्स कर दें। यहाँ P और Q, P एंड Q और फंक्शन ऑफ x के फंक्शन है। इसको हम इस रूप में भी लिख सकते हैं dx बाई डी वाई प्लस P ऑफ x इक्वल टू Q। जस्ट चेंज कर दिए। इस वाले पैटर्न में हमारा जो x है डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, y इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। हम सभी को पता है जो वेरिएबल ऊपर में होता है वो डिपेंडेंट होता है, नीचे वाला इंडिपेंडेंट होता है। इंडिपेंडेंट के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएशन करते हैं। ये इसलिए मैं बताया, ये दोनों फॉर्मेट आपको पता होना चाहिए। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हम ये स्टैंडर्ड फॉर्म मान के चलते हैं, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन इस फॉर्मेट में दिया होता है। थोड़ा सा वो चेक करते हैं कि आप सेम फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं या नहीं। तो ये वाला क्वेश्चन यही है। इसको देखते ही ये लगेगा कि डी वाई बाई डी एक्स साइन स्क्वायर वाई इक्वल टू 0 इस स्टैंडर्ड फॉर्म का है, बट ये स्टैंडर्ड फॉर्म का नहीं है। इस वाले में P और Q जस्ट किसके फंक्शन हो जाएंगे, फंक्शन ऑफ y हो जाएंगे। ठीक है। अब देखते हैं कि हमारा जो पैटर्न है यहाँ पे सिंपल y होता है, बट यहाँ y नहीं है, साइन स्क्वायर y है जो कि इनफाइनाइट सीरीज है। तो ये इसका स्टैंडर्ड क्वेश्चन नहीं है। बट इसको अगर हम पलट दें, इस क्वेश्चन को कैसे पलट सकते हैं, देखिए डी वाई बाई डी एक्स साइन स्क्वायर वाई को हम उधर ले जाए, कोसेक स्क्वायर
साइन स्क्वायर वाई। अब हम पलट देते हैं तो ये हमारा हो जाएगा dx बाई dy और ये हो जाएगा हमारा माइनस कोसेक स्क्वायर वाई। अब हम आगे चलते हैं, पक्षांतर करते हैं, dx बाई dy हमारे पास यहाँ पे x का टर्म होना चाहिए जो कि कुछ भी नहीं है 0x, और राइट हैंड साइड में हमारा हो गया कोसेक स्क्वायर y। ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया इस पैटर्न का। अब यहाँ पे हम तुलना कर लेते हैं कि हमारे पास p का वैल्यू 0 है, q का वैल्यू कोसेक स्क्वायर y है जो कि फंक्शन ऑफ y होना चाहिए, वो है डिपेंडेंट वेरिएबल हमारा x है। और इसका हम सॉल्यूशन कैसे करते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर पहले निकालते हैं। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, e टू दी पावर p हमारे पास 0 है, और कौन सा होता है dy, क्योंकि हमारा जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है y है। तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा हो जाएगा e टू दी पावर p, और किसके रिस्पेक्ट में करना है dy, क्योंकि हमारा जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है वो है dx बाई dy वाला। तो ये हो जाएगा हमारे पास p की वैल्यू देख लीजिए, p की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, p की वैल्यू हमारे पास 0 है, तो ये हो जाएगा हमारा e टू दी पावर 0 dy। तो 0 का इंटीग्रेशन 0, तो e टू दी पावर 0, तो e टू दी पावर 0 होता है हमारा 1, तो हमारा जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया है वो है 1। अब सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल x, हमारे केस में क्या है डिपेंडेंट वेरिएबल x है, ये वाला फॉर्मेट में है क्वेश्चन, x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर और किसके रिस्पेक्ट में, इंडिपेंडेंट वेरिएबल dy के रिस्पेक्ट में। तो x हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर का मान आया है 1, q का वैल्यू हमारे पास देख लीजिए, q का वैल्यू क्या है, कंपेयर करते हैं, राइट हैंड साइड जो होता है वो q होता है, तो माइनस कोसेक स्क्वायर y इंटू 1 इंटीग्रेटिंग फैक्टर dy। तो हमारे पास यहाँ आ गया x माइनस कोसेक स्क्वायर y का स्टैंडर्ड फॉर्म है, डिफरेंशिएशन होता है कॉट ऑफ y। अब फिर से वही बात कि हमको ये ऑप्शन चेक करना है कि हमको c कहाँ लगाना है, तो सेम चीज़ c हमको y के साइड में लगाना है, c ऑप्शन एज इट इज़ इससे मैच कर रहा है, तो इसलिए हम ये कर लिए c। तो ये हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर c। तो ये दो मेथड हो गया फ्रेंड्स, आप कोई भी मेथड से जा सकते हैं। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बताने का मेरा उद्देश्य ये था, कई बार हमारा एग्जाम प्रेशर में हम ये नहीं सोच पाते कि वेरिएबल सेपरेबल से क्वेश्चन हो रहा है, हमको क्वेश्चन लीनियर की तरह लग रहा है, तो थोड़ा सा तो टाइम टेकिंग है, बट इस मेथड से भी हम आसानी से आंसर तक पहुंच सकते हैं। तो ये हो गया हमारा आज का एक पहला क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन जो है देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन सेट थ्योरी का है। सेट थ्योरी का आपको ध्यान में रखना है, सेट थ्योरी के मैक्सिमम क्वेश्चन आपको वेन डायग्राम से करने हैं, कोई भी फॉर्मूला का यूज़ ज़्यादा नहीं करना है। अगर वेन डायग्राम से बन रहा है तो हमको वेन डायग्राम से बनाना है। जैसे कि ये क्वेश्चन है, देखिए सेट थ्योरी का, नंबर ऑफ यूनिवर्सल सेट में आपके पास एलिमेंट्स है 700, ये डायग्राम है, तो ये हमारा जो यूनिवर्सल सेट है ये है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट की वैल्यू है आपकी 700, यहाँ मैं लिख देता हूँ। ए एक सेट है, ये हम ले लेते हैं, ए एक सेट। दूसरा सेट है हमारा बी। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए आपका 200 है इस सेट में। नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी 300 है। और नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये वाला जो पोर्शन है देखिए, ए इंटरसेक्शन बी का पोर्शन है, ए इंटरसेक्शन बी, और इसमें संख्या है नंबर ऑफ एलिमेंट्स के 100। तो हमको ज्ञात करना है ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। जब हम रेगुलर लेक्चर में सेट थ्योरी पढ़ेंगे तो वेन डायग्राम को इनिशियल लेवल पे देखेंगे। अभी ये क्वेश्चन मैं इसलिए आया हूँ क्योंकि आप लोग को सभी को वेन डायग्राम का थोड़ा आइडिया है, बट उसको कैसे यूज़ करना है ये देखिए। हमको फॉर्मूले पे नहीं जाना है किसी भी चीज़ में, सबसे पहले क्या फाइंड करना है उस पर हमको ध्यान देना है। तो हमारा जो फाइंड करना है वो है
ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। इंटरसेक्शन का मतलब होता है दोनों में, तो हमको ऐसे चीज फाइंड करना है जो ए के कॉम्प्लीमेंट में भी हो और बी के कॉम्प्लीमेंट में भी हो। तो हम सबसे पहले वेन डायग्राम के थ्रू इसको देखते हैं। तो सबसे पहले ध्यान से देखिए, ये पूरा पोर्शन है आपका ए के पोर्शन से कहाँ जाना है, बाहर जाना है, कॉम्प्लीमेंट में जाना है। मतलब ए वाले जो गोला है उसको छोड़कर पूरे बाहर का आंसर हो गया आपका ए का कॉम्प्लीमेंट। मतलब ये पूरा भाग, ये वाला पोर्शन पूरा आपका ए का कॉम्प्लीमेंट हो गया। ध्यान से समझिएगा, ये गोला बस छोड़ दीजिए, बाकी पूरा ए का कॉम्प्लीमेंट ये हो गया। सेम चीज हमको क्या करना है, बी का कॉम्प्लीमेंट। ये गोला को छोड़ दीजिए बी वाले को, और पूरा बाहर का हो गया आपका बी का कॉम्प्लीमेंट, और इन दोनों का हमको लेना है इंटरसेक्शन। तो आप ध्यान से समझिए, ए का कॉम्प्लीमेंट में इंटरसेक्शन में तो आएगा ही नहीं, क्योंकि ये ए इंटरसेक्शन में शामिल नहीं है। ए के कॉम्प्लीमेंट में ये जो ए शामिल नहीं है, इसलिए ये इंटरसेक्शन वाले पोर्शन में, दोनों के इंटरसेक्शन वाले पोर्शन में ए नहीं आएगा। सेम चीज है बी है, बी का बाहर वाला भाग है बी का कॉम्प्लीमेंट, तो बी आएगा नहीं। तो आप अच्छे से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये वाला दोनों पोर्शन, गोला का जो दोनों पोर्शन है उसको छोड़कर बाहर पूरा आंसर है। मतलब आपका आंसर ये पूरा चीज है, ये पूरा भाग आपका आंसर है, ये वाला पूरा भाग, ये पूरा भाग आपका आंसर में शामिल होगा। यही वाला जो भाग है इसका आंसर है ये ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट है, ये निकालना है हमको। तो ये इजीली दिख रहा है कि हमको ये येलो वाला जो दोनों बॉक्स का जो एरिया है उसको हटा देना है, तो बाकी जो आंसर है वो है ए का कॉम्प्लीमेंट बी का कॉम्प्लीमेंट। और इस पूरे को हम क्या बोलते हैं, इस पूरे को, ये पूरा भाग इंटरसेक्शन के साथ मिला हुआ भाग कहलाता है ए यूनियन बी। आपको दिख रहा होगा वेन डायग्राम से भी कि ए यूनियन बी को हमको हटाना है। तो सबसे पहले हम ए यूनियन बी निकालेंगे। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ ए यूनियन बी, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए प्लस नंबर ऑफ सेट एलिमेंट इन सेट बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी। सारा डाटा हमको दिया हुआ है। नंबर ऑफ ए 200, नंबर ऑफ बी 300 और इंटरसेक्शन में है आपका 100। तो ये हो जाएगा आपका 400। यूनियन की वैल्यू हो गई आपकी 400। ये पूरा पोर्शन आपका 400 हो गया। तो इस पोर्शन को हम कहाँ से घटाएंगे, सिंपली यूनिवर्सल सेट से। तो यूनिवर्सल सेट की वैल्यू क्या है 700 और यूनियन की वैल्यू 400। तो हमारा जो आंसर आ गया वो है 300। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट हो गया आपका 300, जो हमारा ऑप्शन नंबर सी है। तो ये हो गया आपका सेकेंड क्वेश्चन। सेट थ्योरी के मैक्सिमम क्वेश्चन आपको वेन डायग्राम से ही करने हैं। फॉर्मूले में आपको इसको ओपन करके नहीं देना है, नहीं देखना है, नहीं तो वो आप क्वेश्चन में फंसते ही जाओगे। तो सबसे मेन फोकस आपका सेट थ्योरी पे रहना चाहिए, वेन डायग्राम पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, ये क्वेश्चन आप एक बार ट्राई करिए। सेम सेट थ्योरी का है। ए में 3 एलिमेंट है और बी में 6 एलिमेंट है। तो आपको ए यूनियन बी में न्यूनतम संख्या कितनी होगी ये ज्ञात करनी है। तो उसके लिए मैं आपको सिर्फ हिंट देने के लिए 3 डायग्राम आपके पास है, उससे आपको कंक्लूजन निकालना है कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो ये जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले ये चीज देखिए, ये पहला डायग्राम। इस डायग्राम में ये हमारा सेट ए है, ये हमारा सेट बी है, इसमें ये ए है, इसमें ये बी है, सेट ए सेट बी। तो इस वाले में देखिए सेट ए और सेट बी में कुछ इंटरसेक्शन पार्ट है, सेट ए और सेट बी में कुछ इंटरसेक्शन पार्ट है। अगर यहाँ पे 5 एलिमेंट हो और यहाँ पे 6 एलिमेंट हो, समझते रहना, यहाँ पे 5 एलिमेंट हो, यहाँ पे 6 एलिमेंट हो, तो कुछ एलिमेंट कॉमन है, हो सकता है 1 हो 2 हो। तो इसका जो आंसर है 5 + 6 11, 11 से कम ही आएगा, क्योंकि कुछ ना कुछ इंटरसेक्शन पार्ट है। सेम इस चीज में देखिए सेकेंड डायग्राम में, यहाँ आपको सेट ए सुपर सेट है और सेट बी सबसेट है। अगर सेट ए में मान लो 10 एलिमेंट है
और सेट बी में 5 एलिमेंट है। तो इस डायग्राम से आपको पता चल रहा है कि बी कंप्लीटली सेट ए के अंदर है, मतलब ये एलिमेंट इसमें भी शामिल है। तो ए यूनियन बी में सिंपली कितने एलिमेंट आएंगे? फिक्स्ड 10 आएगा। ये आप कंक्लूड करके देखिएगा, तब आपको समझ में आएगा कि वेन डायग्राम से हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। इस वाले में देखिए पूरा सेपरेट है, कोई भी पार्ट इंटरसेक्शन में नहीं है। तो अगर यहाँ 5 एलिमेंट है और यहाँ 6 एलिमेंट है जैसे लेके चले हैं, तो यहाँ पे कितने एलिमेंट होंगे? फिक्स्ड 11 एलिमेंट यूनियन में आएंगे, क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं? यूनियन की बात कर रहे हैं। तो सभी अलग है। यूनियन का मतलब क्या होता है? या तो इसके एलिमेंट या तो इसके एलिमेंट, और जो कॉमन है उसको एक बार काउंट करते हैं सेट में। तो यहाँ पे फिक्स्ड आपका कितने एलिमेंट आएगा? 11 एलिमेंट। किसमें? यूनियन में। यहाँ पे 11 से कम आएगा, लेस देन 11, क्योंकि कुछ पार्ट इसको इक्वालिटी लेके चल सकते हैं, बट जैसा डायग्राम में हम बनाए हैं उस हिसाब से ये हमेशा लेस देन 11 आएगा। और इसमें फिक्स्ड 10 आएगा, क्योंकि ये कंप्लीटली बी जो है ए का सबसेट है, इसलिए। तो इस क्वेश्चन को आप करिएगा। एक लास्ट क्वेश्चन जो है इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी का। प्रोबेबिलिटी का ये क्वेश्चन देखिए। प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन ये लेने का मेरा पर्पस ये है क्योंकि प्रोबेबिलिटी टॉपिक आप देखते ही छोड़ देते हैं, क्योंकि वो उससे क्वेश्चन नहीं हो पाएगा ऐसा। इसमें मैं केवल 2 चीज़ आपको बताऊंगा प्रोबेबिलिटी में। एक होता है एंड प्रिंसिपल और एक होता है और प्रिंसिपल। एक होता है और प्रिंसिपल और एक होता है एंड प्रिंसिपल। प्रोबेबिलिटी जब स्टार्ट करेंगे लास्ट में तब हम वो डिटेल चर्चा करेंगे, लेकिन इससे ये क्वेश्चन हो जाएगा। और प्रिंसिपल का मतलब होता है जब भी हम बोलते हैं कि ये इवेंट हो रहा है उसके साथ या तो ये इवेंट हो रहा है, तो जब भी हम और लगाते हैं सेंटेंस में, तो वैसे केस में हमको जितने भी आंसर अलग अलग मिलते रहते हैं उसको ऐड करना होता है। जैसे कि ये इवेंट हुआ, पासा डाइस रोल किए, इतना नंबर आया, 3 नंबर आने की प्रोबेबिलिटी बोल रहा है। फिर आगे 5 के आने की प्रोबेबिलिटी आर करके बोल रहा है, तो हमको प्लस करना होता है। सेम चीज़ अगर किसी इवेंट में एंड बोला जाता है तो उस केस में हमको आंसर को मल्टीप्लाई करना होता है। तो ये क्वेश्चन जो है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का है, जो यूज आगे प्रोबेबिलिटी में होगा। इसमें बोला गया है, देखिए, इन हाउ मेनी वेज कैन 10 ट्रू फॉल्स क्वेश्चंस बी रिप्लाइड। 10 क्वेश्चन है, उसमें 2 ऑप्शन है, या तो क्वेश्चन का आंसर सही है तो आपको ट्रू लगाना है, और क्वेश्चन का आंसर यदि गलत है तो आपको फॉल्स लगाना है। सारे क्वेश्चन आपको करना है, मतलब एंड वाली सिचुएशन है। पहला क्वेश्चन किए, देन सेकेंड वाला एंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो आपके पास ये मैं 10 बॉक्स लिया हूँ, 10 क्वेश्चन है। 10 क्वेश्चन है, तो पहला क्वेश्चन में हम आते हैं कि पहला क्वेश्चन का आंसर या तो वो ट्रू होगा तो हम ट्रू लगाएंगे, या तो वो फॉल्स होगा तो हम फॉल्स लगाएंगे। तो ये पहला क्वेश्चन का आंसर देने के पास हमारा कितना तरीका है? एक ट्रू हुआ तो एक तरीका, एक फॉल्स हुआ तो दूसरा तरीका। सेम एंड देन, क्योंकि हम सभी क्वेश्चन करेंगे तो अब हम दूसरे क्वेश्चन में जाएंगे, तो सेम एज इट इज इसके लिए भी हम या तो सही होगा आंसर तो ट्रू देंगे, फॉल्स होगा तो आंसर फॉल्स देंगे। तो यहाँ पे भी इस क्वेश्चन के लिए कितने ऑप्शन हैं? 2। सेम सभी क्वेश्चन के लिए हमारे पास कितने ऑप्शन हैं? सभी क्वेश्चन के लिए हमारे पास 2-2 ऑप्शन है, या तो ट्रू है या तो फॉल्स है। क्वेश्चन में स्ट्रिक्ट है और कोई ऑप्शन नहीं है। तो और सारे क्वेश्चन हमको करना है, पहला क्वेश्चन एंड सेकेंड एंड थर्ड। तो जब भी हम एंड बोलते हैं तो आंसर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, तो सारे आंसर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो 2 2 2 कितने बार है? 2 to the power 10, और 2 to the power 10 का आंसर होता है 1024। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ए। सेम चीज अगर यही क्वेश्चन आप समझते जाइए, फिर आपको एंड और प्रिंसिपल समझ में आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास है ए 1024। सेम चीज अगर हमारे पास ये 10 क्वेश्चन फिर से होते, टोटल ये 10 क्वेश्चन फिर से हैं आपके पास, 10 क्वेश्चन अभी भी है, बट जैसा हम एग्जाम देते हैं उसमें हमारे पास कितने ऑप्शन रहते हैं? या तो ए है, बी है, सी है या
डी है। ये 4 ऑप्शन होते हैं, या तो ए सही होगा, या तो बी सही होगा, या तो सी सही होगा, या तो डी सही होगा। इनमें से केवल एक ही सही होगा। तो अब हमारे पास 10 क्वेश्चन करना है, तो अब हमारे पास कितना है हो गया है ऑप्शन, 4 ऑप्शन हो गया है। इसका आंसर ए भी हो सकता है इस क्वेश्चन का, या तो बी भी हो सकता है, या तो सी भी हो सकता है, या तो डी भी हो सकता है। यहां से चारों में से कोई एक आंसर हो सकता है। तो हम कितने ऑप्शन है हमारे पास, 4। सेम दूसरे क्वेश्चन के लिए कितने ऑप्शन मिलेंगे हमको, 4। तीसरे क्वेश्चन के लिए इस तरह से हमको कितने मिलेंगे, 4 ऑप्शन है। तो इस केस में अगर पूछा जाता है 4 ऑप्शन वाले क्वेश्चन में, तो ये हो जाएगा 4 कितने क्वेश्चन के लिए, 4 टू द पावर 10। तो ये इस टाइप से एंड प्रिंसिपल और प्रिंसिपल काम करता है। अगर आपको बेसिक चीजें भी पता है तो आप इस टाइप के क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेगा, आप बताइएगा। ये वाले क्वेश्चन का आंसर आप बताइएगा कि मिनिमम वैल्यू ए इंटरसेक्स ए यूनियन बी की में संख्या कितनी होगी। आज के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम देखते हैं और आगे के टॉपिक्स और क्वेश्चंस। थैंक यू।